मुझे इसका भुगतान करने दो। ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपको अगले दिन भोजन पर आमंत्रित करूंगा, जियान ने सुप्रिया को देखते हुए कहा। हम सभी सहकर्मी हैं, इसलिए इतने विनम्र मत बनो। सुप्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियान को भोजन का ऑर्डर देने में मदद की। दोनों जगह ढूंढने के बाद बैठ गए। क्यों? सुप्रिया ने चारों ओर नजर घुमाई और कहा, चलो एक साथ बैठना ठीक नहीं है। क्या इतना बुरा है, या क्या आप राष्ट्रपति द्वारा देखे जाने से डरते हैं? ये सोचकर कि हमारे पास क्या है, जियान ने दुष्टता से मुस्कुराया। सुप्रिया का चेहरा अचानक लाल हो गया और वो सिर झुकाकर बोलने में डर रही थी। क्या तुम दोनों तेजी से बढ़ रहे हो? दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हो? इस समय मेनुका खाने की प्लेट लेकर आया और सुप्रिया के पास बैठ गया। सुप्रिया, 1 मिनट बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सूट और चश्मा पहने एक बड़े पेट वाला आदमी सुप्रिया के पास आया और कुछ कहा। क्या जुगनू के लिए कुछ है? सुप्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। जब तुम आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। वो आदमी मुड़ा और चला गया। क्यों? सुप्रिया ने एक पल सोचा, उठकर उसका पीछा किया। यह आदमी कौन है? जियान ने मेनुका की ओर देखते हुए पूछा। जुगनू, हमारे डिप्टी सेल्स मैनेजर। यह आदमी बहुत कामुक है। उसे कंपनी की युवा महिला कर्मचारियों के साथ खेलना पसंद है। बिक्री विभाग की कई युवा लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया है। हाल ही में वो फिर से सुप्रिया का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि यह आदमी क्या करना चाहता है। मेनुका ने अपना मुंह खोला। चू में ऐसा मैल कैसे छोड़ा जा सकता है? हालांकि जुगनू अच्छे चरित्र का नहीं है, लेकिन काम करने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत है और उसका साला हमारी कंपनी का निदेशक बेंगलुरु है। ऐसा समर्थन है और ज्यादा परेशानी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई नहीं है लोग उसे हिला सकते हैं, मेनुका ने हल्के से कहा। जैसे ही जियान ने खाना खाया, उसकी आंखें झपकने लगी। कुछ मिनटों के बाद जियान ने खाने के बाद कैफेटेरिया छोड़ दिया और पारदर्शी आंखें खुल गईं। उसने इमारत को स्कैन किया और जल्द ही एक सीढ़ी में सुप्रिया और जुगनू को देखा। इस समय जुगनू सुप्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में दबा रहा था। मिस्टर जुगनू, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सुप्रिया ने जुगनू को बुरी तरह से रोका। उसकी आंखें पहले से ही लाल हो गई थीं। मेरी सुप्रिया बेबी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जब तक तुम मेरी औरत बनने का वादा करने को तैयार हो, मैं न केवल तुम्हें इंटर्नशिप पूरी करने दूंगा, बल्कि बाद में जब मैं आधिकारिक तौर पर येस ग्रुप में रहूंगा, तो मैं तुम्हें बिक्री विभाग के नेता के रूप में पदोन्नत कर सकता हूँ। ये 10,000 प्रति माह का वेतन है। जुगनू ने दुष्टता की नजर से सुप्रिया को देखा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ खाने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहता हूँ, सुप्रिया ने दृढ़ता से कहा। हूँ, तुम सच में जिद्दी हो। इस मामले में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं हूँ, जुगनू ने कहा, दोनों हाथों से सुप्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए। एक बड़े होंठ ने सुप्रिया के छोटे चेहरे मुंह को चूमा। बात की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर दर्द का स्पर्श था। धमाका। इस समय जुगनू को अचानक लगा कि वो उड़ रहा है और सीधे पीछे की ओर जा गिरा। सीढ़ी की दीवार से टकराया, कराह उठा और पीड़ा में दिखाई दिया। मेल, एक ठंडी आवाज सुनाई दी और इस समय सीढ़ी में एक आकृति दिखाई दी। ये जियान था और उसकी ठंडी आंखें जुगनू पर घूम गईं। क्या ये ठीक है? जियान की आंखें सुप्रिया पर देखी और उसके आंसू मंद और दयनीय थे। उसके दिल में दया थी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। सुप्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई। बेवकूफ, तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जुगनू ने जियान पर चिल्लाते हुए जवाब दिया। तुम ऑर्क्स के मेल को पीटा जाना चाहिए। जियान ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ पैर जुगनू के शरीर पर पटक दिए। दूसरी पार्टी रोते हुए पिता को रो रही थी। ठीक है जियो, लड़ाई मत करो। सुप्रिया ने जल्दी से जियान को पकड़ लिया। हूँ, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखूंगा कि क्या तुम इस तरह की घटिया हरकत करने की हिम्मत रखते हो। जियान ने जुगनू को लात मारी और फिर से गुनगुनाया। जाओ। जियान ने सुप्रिया को खींचा और सीढ़ी से बाहर चला गया। बेवकूफ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जुगनू दर्द से दहाड़ा। उसने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से उतरकर एक गलियारे में आया। सुप्रिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? ओह, क्षमा करें, जियान ने अजीब तरीके से कहा। कोई बात नहीं, अभी। आपका स्वागत है, हम सभी सहकर्मी हैं। क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप बाद में मुझे भाई जियो कह सकते हैं। सुप्रिया ने कमजोर आवाज में जवाब दिया और कहा, भाई जियो, आपने उस जुगनू को मारा, क्या कुछ गलत नहीं होगा? मेरा क्या होगा? क्या तुम मेरी पहचान भूल गए हो? जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान फेंक सिक्की को वापस बिक्री विभाग में ले गया और एक बार फिर उस जुगनू से मिला, जिसने शर्मिंदगी की नजर से जियान को देखा और उसकी आंखों में घृणा की चमक थी। ये पता चला है कि आप बिक्री विभाग से हैं। जुगनू ने जियान को देखा और ठंडे चेहरे से कहा, और फिर उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। अब से आपको निकाल दिया गया है और आप सामान पैक कर सकते हैं। मैंने जुगनू की बातें सुनी और अचानक पूरा बिक्री विभाग जुगनू को आश्चर्य की नजर से देखने लगा, थोड़ा स्तब्ध था। जोह, जुगनू तो अपने राष्ट्रपति की मंगेतर को भी नौकरी से निकाल देना चाहता था। यह नीमा कमाल की है।
जुगनू ने स्वाभाविक रूप से उन कर्मचारियों की आंखों पर ध्यान नहीं दिया। वो पहले कभी कंपनी में नहीं रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि अध्यक्ष की मंगेतर उसके सामने खड़ी थी, अन्यथा वो ऐसा नहीं कहता। तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जियान ने दोनों हाथ पकड़े और दिलचस्पी के भाव से एक दूसरे की ओर देखा। क्योंकि तुमने अपने बॉस को हराया है, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए ये काफी है, यहां से चले जाओ। जुगनू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं, जब तक कि मैनेजर सहमत न हो। एक सहायक मैनेजर के रूप में तुम्हें यह अधिकार नहीं है। जियान ने हल्के से कहा, ओह, तुम भी मेरे साथ मैनेजर के पास से चले गए। ठीक है, अब मैं मैनेजर कियारा को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें नौकरी से निकालने का आदेश देने दूंगा। जुगनू गुस्से में कियारा के कार्यालय में गया। जियान, ये जुगनू तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता होगा, मेनुका ने आगे बढ़कर कहा। मुझे लगता है हाँ, जाओ और शो देखो। जियान मुस्कुराते हुए कियारा के कार्यालय की ओर चला गया। कियारा के कार्यालय में जुगनू ने उदास चेहरे से कियारा को देखा और कहा, प्रबंधक कियारा, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत किसी को नौकरी से निकाल दें। मैनेजर जुगनू के साथ क्या मामला है? आप किसे नौकरी से निकालने जा रहे हैं? कियारा ने जुगनू की ओर देखा, जो शर्मिंदा और थोड़ा हैरान था। इस समय जियान अंदर आया। जुगनू ने जल्दी से उसकी ओर इशारा किया और कहा, यह वही है, इस आदमी ने मुझे अपनी मर्जी से पीटा और इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। कियारा की आंखें जियान पर देखी, उसकी आंखें चमक उठी। तुमने मैनेजर जुगनू को क्यों मारा? क्योंकि वो एक बदमाश है, इसलिए उससे लड़ना जरूरी है, जियान ने दबंगई से कहा और एक तरफ जाकर बैठ गया। मिस कियारा, आप देखिए, यह आदमी देखने में बहुत अंधा है। यह इतनी बड़ी गलती करके भी इतना नेक बनने की हिम्मत रखता है। इस तरह के व्यक्ति को कंपनी में नहीं रहना चाहिए। जुगनू ने गुस्से से कहा। मुझे खेद है मैनेजर जो, मैं आपसे यह अनुरोध पूरा करने का वादा नहीं कर सकता, कियारा ने हल्के से कहा। क्यों? जुगनू ने एक पल के लिए देखा। वोकी ने जियान की ओर देखा। चूंकि उसे व्यक्तिगत रूप से चेयरमैन द्वारा बिक्री विभाग में काम करने का आदेश दिया गया था, इसलिए वह चाहता था कि जब तक चेयरमैन सहमत न हो जाए, उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या ये कैसे संभव है? जुगनू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें जियान को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जियान ने जुगनू को चंचलता से देखा। तुम कौन हो? जुगनू को बहुत बुरा अंदाजा था। जियान ने खड़े होकर कहा, आपको पता होना चाहिए कि आपके राष्ट्रपति की एक मंगेतर है। क्षमा करें, वो व्यक्ति मैं हूँ। क्या? जुगनू सदमे में कुछ कदम पीछे हट गया। जियान को सुस्त नजर से देखा, फिर उसकी नजर कियारा पर गई, जिसने सिर हिलाया। अचानक जुगनू की अभिव्यक्ति लगातार बदल गई और यह बहुत बदसूरत लग रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी उनके राष्ट्रपति का मंगेतर होगा। वो दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मारना चाहता था, लेकिन उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे बंद किया जाए। ठीक है, मैनेजर जुगनू, अब आपको पता चल गया है। क्या आप अभी भी उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं? कियारा ने समय पर कहा। नहीं नहीं, अभी अभी यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? कृपया मास्टर जियाओ से कहें कि बुरा ना माने। जुगनू जल्दी से मुस्कुराया। भले ही वो अनिच्छुक था, लेकिन वो इसे सहन कर सकता था। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैनेजर जो, वापस जाओ। कियारा के एक शब्द में जुगनू जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। फिर कियारा ने जियान को देखा। तुम वाकई कमाल हो। कंपनी में आने के पहले दिन ही तुमने बिक्री विभाग के डिप्टी मैनेजर को हरा दिया। तुम भूल गए कि तुम अब सिर्फ कंपनी के कर्मचारी हो, है ना अध्यक्ष की मंगेतर? माफ करना, आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जिसने भी उसे कंपनी की एक महिला कर्मचारी का उपहास करने के लिए कहा, मैं यही करता हूँ, जियान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। इस तरह की बात फिर कभी नहीं हो सकती, अन्यथा मैं आपसे निपटने के लिए केवल राष्ट्रपति को ही इसकी सूचना दे सकता हूँ, कियारा ने ठंडे स्वर में कहा। समझा। जियान ने अपना हाथ लहराया, एक बड़े झटके के साथ बाहर चला गया। कियारा की लाचारी। क्या तुम ठीक हो? फैंग सिकी ने जियान से पूछा, जबकि वो देख रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? जियान खड़ा हुआ और एक आलसी कमर को तानते हुए यास्मीन के कार्यालय में आया और पूछना चाहता था कि क्या वो वापस साथ चलेगी, लेकिन जवाब था कि उसे ओवरटाइम काम करना था। जियान केवल एक व्यक्ति हो सकता है, दुख की बात है एक टैक्सी वापस बेगोनिया गार्डन के लिए ले लिया। मैं विला में वापस गया, स्नान किया और जियान सोफे पर बैठकर इत्मीनान से टीवी पर खेल देख रहा था। इस समय उसका मोबाइल फोन अचानक बज उठा। जियान ने अपना मोबाइल फोन निकाला और देखा। ऊपर प्रदर्शित संख्या पासवर्ड की तरह जटिल संख्याओं की एक श्रृंखला थी। जैसे ही जियान की आंखें जम गईं, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कनेक्ट किया। अरे, आप क्यों कॉल कर रहे हैं? मास्टर, मैंने अंततः आपकी आवाज फिर से सुनी। फोन के दूसरी ओर से एक मर्दाना आवाज आई। ले तेंदुआ, तुम्हारी त्वचा फिर से खुजली कर रही है ना? जियान ने चीखते हुए कहा। हिम्मत मत करो, मैं वास्तव में तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम नहीं जानते कि तुमने कहाँ छोड़ा था। दो महिलाएं, एलिस और फिशर, हर दिन हमसे पूछने के लिए आती हैं कि तुम कहाँ हो। कौन हमें चोट पहुंचा सकता है? जियान ने हंसते हुए कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अच्छा, अब आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन तियांतो के विकृत व्यक्ति ने हाल ही में एक अन्य भाड़े के समूह को मार डाला। यह आदमी और अधिक विकृत होता जा रहा है। आप मास्टर नहीं हैं, मैं अपनी इच्छा से इस आदमी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।
जियान की आंखें थोड़ी मुड़ गईं। आपको अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, या मेरे मालिक के बूढ़े आदमी को बता देना चाहिए, और आप शायद खत्म हो जाएंगे। युवा मास्टर, निश्चिंत रहें कि हम मेजबान को कभी निराश नहीं करेंगे। सबसे पहले फोन काट दिया जाता है। मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। फोन बीप हुआ और लटका दिया गया था। जियान के मुंह कड़वाहट से मुस्कुराया। उसी समय दूर यूरोपीय भूमि में एक आलीशान महल जैसे आलीशान कमरे में रेशमी गाउन में एक खूबसूरत गोरी महिला सोफे पर लेटी हुई थी। चेहरा नाजुक और आकर्षक था, जिससे एक नेक स्वभाव झलक रहा था। कमरे का दरवाजा जल्दी ही खटखटाया गया और फिर एक सूट पहने हुए आदमी अंदर आया और सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे करके बोला, मिस लॉर्ड वारलॉर्ड का स्थान मिल गया है। बहुत बढ़िया। गोरी महिला की नीली आंखें चमक उठी। मेरे दोस्त, तुम मेरे हाथ की हथेली से बच नहीं सकते। गोरी महिला के गोरे चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखी। विला में जैसे ही दरवाजा बजा, याशी अंदर आए, सोफे पर बैठे जियान को देखकर, और सीधे कहा, भाई, हम बाद में बाहर जाकर एक साथ खेलेंगे। तुम्हारे साथ क्या मजा है। जियान ने याशी को झपट्टा मारा और मुंह बनाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं खड़ी करने जा रहा हूँ। आज मेरी बहन को ओवरटाइम काम करना है और वो बहुत देर से वापस आएगी। कृपया मेरे साथ खेलने चलो। येशी जियान के बगल में बैठती है और उसका हाथ खींचकर उससे हाथ मिलाती है। ठीक है, ठीक है, चूंकि छोटी साली की एक मांग है, तो मेरे जीजा को भी मानना पड़ेगा। चलो। जियान सीधे खड़े हो गए। 20 मिनट बाद याशी जियान को एक बार में ले गया। बार में पहुंचते ही भारी धातु की आवाजों की एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई दी, जिससे लोगों में तुरंत उबाल आ गया। जब मैं बार में दाखिल हुआ तो रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी और मेरे कानों में शोरगुल की आवाजें गूंज रही थी। डांस फ्लोर पर पुरुषों और महिलाओं का एक समूह अपने शरीर को झुला रहा था, पसीना बहा रहा था, शरीर में हार्मोन्स का स्राव कर रहा था। जैसे ही याशी इस बार में आए, उसे उत्साह का एहसास हुआ, लेकिन वो पहली बार यहाँ नहीं आना चाहती थी। हालांकि इस बार मैन्याशी की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से एक भूखे भेड़िए को इस पर जासूसी करने के लिए प्रेरित किया। अगर यह उसके बगल में मौजूद जियान के लिए नहीं होता तो कोई इसे सहन कर सकता था। तुमने मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। तुम्हारी बहन जानती है कि उसे तुम्हें डांटना चाहिए। जियान और याशी एक बार में बैठकर बातें कर रहे थे। तुम मेरी बहन को नहीं बता सकते, अन्यथा मैं और तुम्हारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। याशी ने एक क्रूर नजर दिखाई और जियान को घूरा। फिर याशी ने 2 गिलास कॉकटेल मंगवाए, धीरे धीरे पिया और बीच बीच में डांस फ्लोर की ओर देखती रही। जीजा जी, क्या आप साथ में डांस करना चाहेंगे? याशी ने जियान को घूरकर देखा। नहीं, मैं आमतौर पर दूसरों को नाचते हुए देखता हूँ, जियान ने कहा। वो सीधे डांस फ्लोर पर चली गई और संगीत के साथ अपने सुंदर शरीर को झुलाने लगी। याशी का फिगर लंबा और सुंदर है। जैसे ही वो मुड़ती है, वो अचानक असीम आकर्षण छोड़ती है और थोड़ी देर के लिए सीटी बजती है। डांस फ्लोर पर कई युवा पुरुष चिया कविता को रोशनी से देखते हैं। इस लड़की ने बहुत अच्छा ट्विस्ट किया है। जियान ने कॉकटेल का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर आदमी, क्या तुम साथ में ड्रिंक करना चाहोगे? इस समय जियान के कानों में एक नर्म आवाज गूंजी और एक तेज इत्र की गंध आई। मंत्रमुग्ध कपड़े पहने और एक लंबी काली पोशाक पहने एक महिला जियान की ओर झुकी। सुंदरता, भाई शुद्ध है। जियान ने हल्के से खांसी। वाकई हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम हो। चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। नूजी महिला पानी के सांप की तरह चिपकी हुई थी। एक हाथ से जियान की गर्दन को पकड़ रही थी, नीली जीभ की तरह सांस छोड़ रही थी, और अभिव्यक्ति ने लोगों को एक बेकाबू आवेग दिया। शराब पीना ठीक है, लेकिन बिल तो आपको ही देना होगा, जियान ने एक होंठ से कहा। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये तो एक बेचारा भूत निकला। मैंने जियान के शब्द सुने और तुरंत ही महिला का रंग बदल गया और उसकी घृणित नजर जियान की आंखों में आ गई और वो मुड़कर चली गई। जियान बस मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से उसे इस तरह की महिला की परवाह नहीं होगी। पापा, गुंडे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक बार के डांस फ्लोर से तालियों की स्पष्ट आवाज आई और फिर याशी की डांस सुनाई दी। जियान की आंखें डांस फ्लोर पर टिकी थी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भारी थी और वो उठकर सीधे चला गया। डांस फ्लोर पर याशी अपनी आंखों के सामने पीले बालों वाले एक युवक को गुस्से से देख रही थी। इस समय युवक के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उसने याशी को देखा और युवकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। बदबूदार औरत है ना, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? पीले चेहरे वाला आदमी उदास भाव से बोला। तुम्हें मुझे छूने के लिए किसने कहा? तुम्हें थप्पड़ मारना तो बहुत आसान बात है, याशी ने विनम्रता से कहा। ओह, ये काफी मसालेदार है, लेकिन आज मैंने न केवल आपको छुआ बल्कि आपको ये भी बताया कि भाई कितना शक्तिशाली है, मानत आदमी ने दुष्टता से कहा और याशी को एक हाथ से पकड़ लिया। हालांकि इस समय जियान की आकृति ने अचानक याशी के चेहरे को अवरुद्ध कर दिया और उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। जीजा जी, आप आ गए। इस आदमी ने मुझे छूने की हिम्मत की, आपको उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। याशी ने जियान को आते देखा और जल्दी से कहा, बेटा, मरना नहीं चाहता और लुढ़क जाना नहीं चाहता। पीले बालों वाला आदमी जियान पर ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसका हाथ वापस खींचना चाहता था, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं खींच सका। जियान का हाथ चिमटे जैसा था। उसने अपना हाथ जकड़ लिया। मेरी छोटी साली को धमकाने की हिम्मत। www.limitnovel.com। तुम इस खूबसूरत आदमी को मत देखो। जियान ने ठंडी सांस ली और अचानक बाहर निकल गया। धमाका। वह तुरंत पीले बालों वाले आदमी से उछलकर डांस फ्लोर पर गिर पड़ा, जिससे चारों ओर लोग चीखने लगे।
बेवकूफ, मुझे दिखाओ, उसे बर्बाद करो। पीले बालों वाला आदमी इतना गुस्से में था कि वह जियान पर चिल्लाने लगा। तुरंत ही उसके आसपास के युवक जियान की ओर दौड़ पड़े। सावधान, याशी का चेहरा बदल गया जब उसने इन 5 या 6 लड़कों को एक साथ भागते देखा। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल अनगिनत नीरस आवाजें सुनाई देने लगी और 5 या 6 लोगों को लात मारी गई और वे प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर उड़ गए। वे सभी डांस फ्लोर पर गिर पड़े, बिखर गए और बार में मौजूद हर कोई देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव था। भाई, तुम अद्भुत हो। यांग येया की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उन्होंने थोड़ी श्रद्धा के साथ जियान को देखा। औसत दुनिया में तीसरा। जियान ने अपने बालों को चालाकी से हिलाया। उसके चेहरे पर एक आत्ममुग्धता भरी नजर थी। लड़के, मेरी साइड पर मेरे बियाउजी भाई को मारो, इतना भ्रमित होने की हिम्मत करो, तुम पहले हो। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी और बार की सारी लाइटें जल उठी। लोगों का एक समूह सीधे भीड़ को चीरता हुआ डांस फ्लोर पर चला गया। उनका नेतृत्व एक सूट पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर शर्म के भाव हैं, जो उन्हें सूट पहने हुए एक शैतान जैसा बना रहे हैं। उनके पीछे काले सूट पहने कई पुरुष हैं, जो जियान को ठंडी निगाहों से देख रहे हैं। जब मैंने लोगों के इस समूह को देखा, तो बार में मौजूद मेहमान एक दूसरे को थोड़ा डर के साथ देखते हुए आगे पीछे हो गए और कई लोग युवक जियान के बारे में थोड़ा चिंतित थे। इन लोगों को देखकर यीशी अपना चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं सकी। वो जियान के पीछे छिप गई। उसके हाव भाव थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। जियान ने बहुत समय के साथ लोगों के समूह को देखा और अपने होठों को एक तरफ रख दिया। आपकी जगह के बारे में क्या? शिबिया और उसके पीछे सूट पहने पुरुषों के एक समूह ने जियान के शब्दों को सुना। उनका चेहरा अचानक डूब गया। उनकी आंखों में ठंड की चमक दिखाई दी। बेटा, तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने इतना घमंडी देखा है, और आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैं इसे शिबिया नहीं कहूंगा, मुझे दे दो। शिबिया गुस्से से चिल्लाया और फिर उसके पीछे सूट पहने दर्जन भर लोगों ने अपनी मुठ्ठियां लहराई और उस आदमी को ये बताने के लिए आगे बढ़े कि दर्द क्या होता है। रुकना। फिर से बदलाव। एक आवाज सुनाई दी। एक आकृति अचानक आई। रे, यह व्यक्ति काजल है जिसे पहले जियान ने बचाया था। उसने सफेद ऑफ शोल्डर टी शर्ट पहनी हुई है। निचले शरीर पर अभी भी नीले डेनिम शॉर्ट्स है। यह मिस लांग है। मुझे नहीं पता कि मिस लांग को यहाँ क्या हुआ। मैंने काजल की ओर देखा। शिबिया थोड़ा बदला हुआ लग रहा था और कहा, ये चाचा मेरे हैं, तुम्हें इनके साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। काजल ने जियान की ओर इशारा करते हुए शिबिया से कहा। चाचा, जियान के चेहरे पर इस समय एक भाव था। वो कब इस लड़की का चाचा बन गया? शी येया कविता ने संदेह के भाव से जियान की ओर देखा। मिस लांग, इस आदमी ने अभी अभी मेरे भाई को मारा है, शिबिया ने थोड़ा बदसूरत स्वर में कहा। जे में, क्यों? मैं यह नहीं कर सकती। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तुम्हें बताएं। काजल संतुष्ट होकर गुनगुनाया। हिम्मत मत करो, तुम्हें इस छोटी सी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले चलते हैं। शिबिया का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से लोगों को ठंडे अंदाज में देखते हुए कहा, जल्दी जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अचानक हुआंग माओ को पीड़ा हुई और सभी उठकर यहाँ से चले गए। मैं जल्द ही समूह से गायब हो गया और जियान, याशी और काजल को डांस फ्लोर पर छोड़ दिया। चाचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। काजल मुस्कुराते हुए जियान के पास गया। आप कैसे हैं, काजल? इस समय यीशी जियान के पीछे से बाहर आई और काजल को घूरने लगी। तुम यहाँ हो सकते हो, मैं क्यों नहीं? काजल ने यीशी को देखा और नाक बांध सिकोड़ी। दोनों के बीच टकराव की भावना थी। है यूं? और तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा साला तुम्हारा साला कब है? तुम क्या कहते हो? यीशी ने जियान को घूरते हुए पूछा। चाचा, आपके जीजा हैं। जियो। काजल ने थोड़ा इधर उधर देखा और आश्चर्य से जियान को देखा। बेशक, वो मेरे बहनोई हैं, इसलिए काजल आप भविष्य में मेरे बहनोई से दूर रहेंगे। यान येशी ने जियान का एक हाथ सीधे पकड़ते हुए कहा और गर्व से जियान की ओर देखा। तुम्हारे जीजा का क्या, चाचा अब मेरे व्यक्ति है। काजल ने भी जियान का दूसरा हाथ पकड़ लिया और अपना शरीर जियान से चिपका दिया। अरे बहन, मैंने तो बस एक बार तुम्हें बचाया था। मैं तुम्हारा कैसे हो गया? मेरी मासूमियत पर तुम इल्जाम मत लगाओ। जियान ने काजल को अपने होठों पर थप्पड़ मारते हुए देखा। तुमने मुझे छुआ, मुझे चूमा और मुझे बचाया, इसलिए तुम मेरे। काजल ने कहा। जुन काजल की आंखें एक धूर्त अभिव्यक्ति के साथ चमक उठी और उसकी आंखों ने यीशी को उत्तेजक रूप से उकसाया। जियान एक बार तो अवाक रह गया। इस महिला के पास क्या तर्क है? कोई बात नहीं, अगली बार इन दोनों लड़कियों को पूरी तरह से लड़ते हुए माना जाता है। वे जियान की बाह को मजबूती से पकड़ रही है। इस दृश्य में अन्य पुरुष ईर्ष्या और घृणा से जियान को देख रहे थे। आखिरकार दो ऐसी खूबसूरत सुंदरियों के करीब पहुंच पाना सभी के लिए ईर्ष्या की बात है, लेकिन जियान के लिए यह बहुत ही दुखद है। अंत में जियान ने बार छोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसी समय शिबिया बार के एक निजी कमरे में प्रवेश कर गया। इस निजी कमरे में एक गहरे चेहरे वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा निशान था। पूरे चेहरे पर एक क्रिकेट की तरह भयानक लग रहा था। इस समय वह आदमी अपने सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर एक निगरानी वीडियो देख रहा है। वीडियो की सामग्री बिल्कुल वैसी ही है जैसी जियान ने पहले बार में देखी थी। ब्लेड, क्या ये बच्चा नहीं है?
क्या ये तुम हो? बियाओ जी अंदर आया। डिस्प्ले स्क्रीन पर मॉनिटरिंग स्क्रीन को देखते हुए उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। वह वही था जिसने उस दिन काजल को बचाया था। भाई दाओशेन ने कहा। क्या क्या वह है? शिबिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने डिस्प्ले पर जियान पर नजर डाली। राष्ट्रपति जोग ने बात की और उसे ढूंढ लिया और उसे तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन काजल उसके साथ रहा है। शिबिया ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। फिर जब तुम बाहर हो गए। निशान वाले आदमी की आंखों में ठंडी चमक आ गई। बेंगलोर शहर में यू कांशु। मिस पाटिल, मैं आपको पहले देखता हूँ, आप एक तिकड़ी नहीं होंगी। जियान ने कटार खाल ली और काजल को देखा। जी जाजी, आपने सही अनुमान लगाया। येशी ने मजाक करते हुए हंस दिया। काजल ने आंखें सिकोड़कर गुनगुनाया, मेरे पिताजी पाटिल ग्रुप के निदेशक हैं, आपके शर्मा परिवार से ज्यादा बुरे नहीं हैं। अच्छा, क्या तुम दोनों के बीच कोई दुश्मन है? वे हमेशा बहुत लड़ते रहते हैं। जियान असहाय था। किसने उसे स्कूल में हमेशा मुझसे लड़ने को कहा था? येशी ने गुनगुनाया। जुन काजल ने तुरंत जवाब दिया, यह आप और मैं ही हैं जो आपके खिलाफ है। ठीक है, रुको खाओ। जियान ने जल्दी से इशारा किया। हाँ चाचा, क्या आपके पास कल रात का समय है? मैं आपको एक मजेदार जगह दिखाऊंगा। काजल ने क्या सोचा, उत्साह के साथ जियान को देखा। कहा, क्या ये कोई बार है? जियान ने अनायास ही कहा। काजल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, यह एक भूमिगत कार है, बहुत रोमांचक है। भूमिगत रेसिंग? बेंगलोर में भूमिगत रेसिंग होती है? जियान आश्चर्यचकित था। जब वह विदेश में था तो जियान बहुत सारी भूमिगत रेसिंग कारों के संपर्क में था। वह एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसे ड्रैग रेसिंग बहुत पसंद है। उसे रेसिंग का जुनून और रोमांच पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेंगलोर में भी भूमिगत रेसिंग होती है। बेशक बेंगलोर में बहुत सारे लोग रेसिंग करते हैं, किसी ने एक भूमिगत रेसिंग ट्रैक बनाया है। हर बार एक बार बेंगलोर से लोगों को खेलने के लिए आकर्षित करने के लिए एक भव्य भूमिगत रेसिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जीवंत है और कल रात एक कार्यक्रम होगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक कि शुभम कुमार, जिन्हें भारत में कारों का राजा कहा जाता है, भी दिखाई देंगे। चलो एक साथ खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह। काजल ने उत्साह और प्रत्याशा के भाव के साथ कहा, जाहिर है इस लड़की को भी रेसिंग बहुत पसंद है। ऐसा है तो जाकर देखो, कल शाम 5:30 बजे के बाद तुम मुझे लेने के लिए ये के पास आओगे। जियान ने हल्के से कहा। जी जाजी, मुझे भी जाना है। याशी ने अचानक कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कार रेस नहीं कर सकते। काजल ने याशी की ओर देखते हुए कहा। मैं बिना कार के नहीं जा सकता, मैं इसे देख नहीं सकता, और मुझे किसी भी गलत काम से बचने के लिए अपने जीजा का पीछा करना होगा। याशी ने काजल को घूर कर देखा। जियान को इन दो लड़कियों की सेवा करने वाला माना जाता है, ये सिर्फ दुश्मनों की एक जोड़ी है। इस दृश्य को समाप्त करने और खाने को खत्म करने के लिए जियान ने काजले को पहले जाने दिया। इसके बाद जियान याशी के बीटल्स के साथ बेगोनिया गार्डन लौट आए। क्रिकेट तभी शुरू हुआ जब बीटल्स एक शांत और सुनसान सड़क पर पहुंचे और अचानक कुछ कारें आकर बीटल्स का रास्ता रोक दिया। जैसे ही याशी ने अचानक ब्रेक लगाया, बीटल्स अचानक रुक गए और बाहर 3 कारों को देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से तीनों कारों के दरवाजे खोले और तेज चाकू लिए हुए कुछ लोग बाहर निकले। 20 से ज्यादा लोग थे जो बीटल्स को घूर रहे थे। लोगों के इस समूह को देखकर जियान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने याशी से कहा, मैं नीचे जाता हूँ, तुम कार में वापस आओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, याशी ने जल्दी से कहा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे जीजा एक सुपरमैन है, कुछ नहीं होगा। तुम विला में वापस जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा, जियान ने हल्के से कहा। लेकिन इतने सारे, क्या तुम अकेले रह सकते हो? याशी ने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ जियान को देखा। जियान के मुंह से आत्मविश्वास और दुष्ट आकर्षण की मुस्कान दिखी। भले ही वे 10 बार और आए, आपके जीजा ठीक रहेंगे, मेरा विश्वास करो, आप पहले यहाँ से चले जाओ। वो ठीक है। याशी ने जियान की आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखा और न जाने कैसे उसके दिल में एक अकथनीय विश्वास पैदा हो गया। बाहर आओ। एक आदमी तेज चाकू लेकर आगे आया और उसने भरिंग के शरीर पर जोर से वार किया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। जियान ने सीधे कार का दरवाजा खोला और नीचे चला गया। वो धीरे धीरे कार के सामने चला गया और अपने हाथों को लहराया। याशी ने जियान को देखा और कार चलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, पीछे की ओर गिर गया और भरिंग एक दिशा में चला गया। लोगों के समूह ने बीटल्स को जाते हुए देखा और उनका पीछा नहीं किया। जाहिर है उनका लक्ष्य जियान था। कार से 2 आकृतियां फिर से नीचे आईं। उनमें से एक बार में शिबिया थी और दूसरी तलवार भाई थी, और उसके चेहरे पर निशान इतना लंबा था कि रात में ये थोड़ा अंधेरा लग रहा था। अफसोस, शैतान जितना भयानक। शिबिया को देखते हुए जियान ने हल्के से कहा, बार में जो हुआ उसके लिए आप मुझसे निपट रहे हैं? नहीं, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। भाई जियान दाव ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में ठंडी ठंडक चमक उठी। जियान ने अपने शरीर से अज्ञात सिगरेट का एक डिब्बा निकाला, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक घूंट लिया और गाढ़ा धुआं छोड़ा। तुम मुझसे ऐसी बात कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। जियान ने सिगरेट पकड़ी और हल्के से कहा। ओह, है ना, लगता है आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, भाई दाव ने व्यंग्य किया।
ये काफी है, लेकिन वे आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अंत में वे सभी मर जाते हैं। जियान ने सिगरेट का एक घूंट लिया, उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं, कुछ यादें थीं। लगता है तुम्हें लगता है कि हम लोग आज रात यहीं मर जाएंगे। दाओ भाई ने जियान की ओर उपेक्षा से देखा। ब्लेड भाई, मुझे लगता है कि यह बच्चा ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है। हम इतने सारे लोगों के साथ, हम उसे एक ही चाकू से 1 दर्जन टुकड़ों में काट सकते हैं। जब समय आएगा तो वो ताकतवर होने का दिखावा नहीं करेगा। हम ईमानदारी से कहूं तो तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं हो। जियान की आंखें हल्के से लोगों के इस समूह पर घूमी और उसकी नाक से धुएं के छल्ले निकले। जब वो मर गया तो भाई दाव का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें ठंडी ठंडी मान से सूज गईं और कहा, बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ बड़ा कहना कैसा होगा। चलो सांस लो, चाकू वाले भाई ने ठंडा पे दिया। अचानक तेज चाकू वाले दर्जन भर लोग दौड़े और जियान पर ठंडे और तेज चाकू लहराए, जिनमें से सभी के पास एक निश्चित कौशल था और उनके शॉट बहुत भयंकर थे। क्या इस समय जियान ने सिगरेट का बचा हुआ आधा हिस्सा बाहर निकाला और अचानक बाहर निकाल दिया। आधी धूम्रपान की हुई सिगरेट और मंगल ग्रह का बच्चा सीधे उनमें से एक पर गिरे और वह व्यक्ति अचानक चिल्लाया, अपने हाथ में रखा हथियार फेंक दिया और अपना चेहरा उदास कर लिया। जियान बाहर निकला और एक सीधी मुट्ठी निकली। धमाका। जियान ने पहला मुक्का उस आदमी पर मारा, जिससे उसका पूरा शरीर पीछे की ओर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस समय कई तलवारबाज जियान की ओर गिरे, ब्लेड की धार तेज हवा के साथ जियान की ओर बह गई। जियान अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तेजी से पीछे झुक गया और लंबी तलवार उसके पास से लहराई। फिर जियान ने दोनों हाथों से हाथ बढ़ाया, चाकू पकड़े हुए उनमें से 2 की कलाई पकड़ ली, उन्हें हिंसक रूप से दबाया, दोनों चीख पड़े, कलाई टूट गई और हथियार जमीन पर गिर गया। बैंग बैंग। जियान ने अपनी मुठ्ठियां मारी और दोनों आदमियों की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनकी छाती वहीं पर गिर गई। दोनों जिंबेई कार से ऐसे टकराए जैसे उन्हें ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। इसके बाद जियान ने एक भूतिया आकृति दिखाई जो बार बार अपने हाथ हिला रही थी। शेष 7 या 8 लोग उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए, सभी उड़ गए। मूल रूप से वे सभी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह अभी भी जियान पर रहा है और यह हुआक्सिया है। कोई मृत हाथ नहीं है, अन्यथा लोगों का ये समूह पहले ही राजा को देखने जा चुका है। मैंने यहाँ देखा, भाई दाओ और शिबिया के चेहरे बहुत बदसूरत थे। शिबिया एक तेज चाकू लेकर जियान की ओर दौड़ा। वह 3 कदम आगे बढ़ा और शिबिया जियान के सामने प्रकट हुआ। उसने उस पर एक वार किया, ब्लेड गिर गया, एक मजबूत बल के साथ हवा चली। जियान के कदम गलत थे और उसका शरीर विचलित था। शिबिया ने एक तेज चाकू पकड़ लिया और सीधे जमीन पर वार किया। पीना। शिबिया ने फिर से शराब पी, चाकू पकड़ लिया, ब्लेड घुमाया और जियान की कमर पर जमकर वार किया। आपकी तलवार बहुत खराब है, जियान ने हल्के से कहा, कटा हुआ ब्लेड पर अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक उछाल। एक गुर्राहट की आवाज आई और एक तीखी, कर्कश आवाज सुनाई दी और ब्लेड हिंसक रूप से हिल रहा था। शिबिया को लगा कि एक बहुत ही तेज बल अंदर आ रहा है, उसके हाथ सुन्न हो गए थे और वह मुश्किल से चाकू पकड़ पा रहा था।